हेलो एवरीवन। मेरा नाम नजीब खान है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज में ये मेरा 7th लेक्चर है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 6 ऑफ टीपीए के बारे में जानेंगे। ये सेक्शन 6 जो है टीपीए का, ये डील करता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। जैसा कि पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि किस चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है। किस चीज से मतलब है किस तरह की प्रॉपर्टी को, किस नेचर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। हम लोगों को एक बेसिक रूल बता रहा है कि प्रॉपर्टी, हर काइंड की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बेसिक रूल है, जनरल रूल है कि हर तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो सबूत का भार आपके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा कि आप इस बात को प्रूफ करिए कि उस प्रॉपर्टी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। हम मान के चलेंगे जनरल रूल है कि हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। उनको छोड़ के जो इस एक्ट ने बताया है कि वो नॉन ट्रांसफरेबल है, जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इस एक्ट ने कहां बताया है? इस एक्ट का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने इसी सेक्शन 6 के अंदर, अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो नॉन ट्रांसफरेबल है। उसके साथ साथ ये कह रहा है बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या तो इस एक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी बताई होंगी नॉन ट्रांसफरेबल, या हो सकता है कि टीपीए के अलावा भी कोई ऐसा कानून हो जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया होगा, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ के अंदर अगर आपने वक्फ क्रिएट किया है तो वक्फ में आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी गॉड को डेडिकेट कर देते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये कहना है इसका। तो अदरवाइज बाकी प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल है। अब इसके अंदर जैसे आप ये ए पॉइंट देख रहे हैं, इसी तरीके से सेक्शन 6 में एक पूरी लिस्ट है उन प्रॉपर्टीज की जो नॉन ट्रांसफरेबल है। हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। क्लॉज ए जो है सेक्शन 6 का, ये डील करता है स्पेस सक्सेशनिस। स्पेस सक्सेशनिस का क्या मतलब होता है? स्पेस सक्सेशनिस का मतलब एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद कि इनकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, इस उम्मीद में हम उस प्रॉपर्टी का सौदा करके किसी को ट्रांसफर कर दें, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। कोई उम्मीद पे कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी औलाद ये सोचे कि मेरे अब्बा के मरने के बाद तो प्रॉपर्टी मेरे पास आना ही है, चलो सौदा कर लें, किसी और को उठा के दे दें, पैसे की जरूरत है। वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, नॉन ट्रांसफरेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीद है कि उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी। हो सकता है हमसे पहले वो खुद ही मर जाए, हो सकता है हम उठा के पूरी प्रॉपर्टी दान में दे दें, ठीक है, या किसी और केस में हो सकता है कोई इंसान प्रॉपर्टी की वसीयत कर दे, वो यही सोच के बैठे हुआ है। उसी तरीके से कोई इंसान ये सोच के बैठे कि ये प्रॉपर्टी हमें वसीयत कर दी है, मेरे पास आ जाएगी। भाई जिसने वसीयत करी हो सकता है वो दूसरी वसीयत बदल दे मरने से पहले, और यह हो सकता है जिसको करी वो खुद ही मर जाए। तो इस उम्मीद में कि प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, ये नॉन ट्रांसफरेबल है बाय सेक्शन 6A, सेक्शन 6 क्लॉज ए। तो इसी चीज के ऊपर ये एक क्लॉज डील करता है जिसको स्पेस सक्सेशनिस्ट कहते हैं। उम्मीद, सक्सेशन करने की उम्मीद कि प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, मैं उत्तराधिकारी हूंगा। तो ये क्या कह रहा है, द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग, सक्सीड करेंगे टू एन स्टेट, और द चांस ऑफ अ रिलेशन obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहला, द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। चांस, एक चांस, एक चांस आ सकती है ऑफ एन एयर अपेरेंट। एयर अपेरेंट, एयर कौन होता है? जो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, उसके पास जाएगी। ठीक, यहां पे लिखा हुआ एयर अपेरेंट। अगर हम मर जाएंगे तो फिर हमारे जो एयर है उनके पास प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन जब तक हम मरे नहीं हैं तो जिनके पास प्रॉपर्टी जाएगी वो तो एज एन अपीयर हो रहे हैं एयर, उत्तराधिकारी या वारिस अपीयर हो रहे हैं। अभी वारिस बने तो नहीं ना, हो सकता है उस प्रॉपर्टी को हम पूरी इस्तेमाल कर डालें, हो सकता है उठा के पूरी दान में दे दें, हो सकता है वो इंसान जो वारिस बनना चाह रहा है वो हमसे पहले ही मर जाए। तो इसीलिए अभी वो अपीयर हो रहा है, अपेरेंट है, पर रियल में नहीं है। किसी और केस में हो सकता है इंसान जो है ये सोच के बैठा हो कि प्रॉपर्टी तो मेरे पास आएगी, और उसके पिताजी जो है पूरी वसीयत कर डालें किसी और को। तो अभी तो वो अपीयर हो रहा है, रियल में भी कहां बना है वो। तो अगर वो एयर अपेरेंट है, ये सोच के बैठा हो
कि हम इस प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे और उठा के ट्रांसफर करना चाहे तो ये कह रहा है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, खत्म हो गई बात। उसके साथ साथ द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंसमैन, चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी, ऑब्टेनिंग अ लीगेसी मतलब कि मरने के बाद वसीहत से कोई प्रॉपर्टी पाना, इस चीज का एक चांस। देखिए वसीहत किस तरीके से काम करती है पहले आप ये समझ लीजिएगा। वसीहत इस तरीके से काम करती है कि हमने कोई वसीहत करी, वो वसीहत मेरे मरने के बाद इफेक्ट में आएगी। अगर हमने अपनी जिंदगी के दौरान किसी को कोई चीज दे दिया तो वो गिफ्ट और हिबा हो गया। लेकिन अगर हमने ये क्लॉज डाला हुआ है कि मेरे मरने के बाद ये वसीहत है, इसी को विल बोलते हैं। अपनी जिंदगी के दौरान गिफ्ट हिबा हो गया, कुछ नहीं गिफ्ट किया, कोई वसीयत नहीं करी, हम मर गए, उसके बाद जो सक्सीड करेंगे उसको बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न होता है। अब मान लीजिए किसी ने वसीयत करा, हमने कोई वसीयत करी कि हम आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सपोज दैट कोई आप मेरा रिलेशन का हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, ये सोच के बैठे कि अरे हमें वसीयत कर रहे हैं, या हमने मान लीजिए आपके अगेंस्ट वसीयत कर दिया। अब आपने सोचा कि प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ जाएगी, लो किसी के साथ सौदा कर ले, ट्रांसफर करते हैं। अब इसके अंदर कई पॉसिबिलिटी, सपोज दैट हमने किसी को वसीयत करा, अब इसके साथ ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम वसीयत बदल दें मरने से पहले, अभी तो हम मरे नहीं है ना, हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वसीयत तो तभी काम करेगी जब हम मरेंगे, तो अब हम जब मरे नहीं तो हो सकता है वसीयत बदल दें, हम फिर कोई दूसरी वसीयत कर दें, फिर कोई दूसरी वसीयत कर दे तो जो बाद में करेंगे वो इफेक्ट में आ जाएगी। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी जिसको वसीयत करें हो सकता है वही खुद ही मर जाए, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। फिर उसी के साथ साथ ये कह रहा है और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी, और इसी तरीके की कोई पॉसिबिलिटी है ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कोई फ्यूचर की चीज को लेके कि हम फ्यूचर में जाएंगे, इतनी मछलियां पकड़ेंगे, तालाब से लेके आएंगे इतनी मछली, और उसके बाद हम आपको बेचेंगे 100 मछली का, हम आपसे सौदा कर लें, अब पता चले हम उस दिन जाएं, जाल डाल पाए, मछली आए भी ना आ पाए, तो ये एक चांस फ्यूचर को लेके ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये हम लोगों का ए पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर बी है इसका मियर राइट ऑफ री एंट्री। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं री एंट्री का क्या मतलब हुआ। री एंट्री का मतलब होता है कब्जे को दोबारा हासिल करना, कब्जे को दोबारा हासिल करने का अधिकार। अगर कहेंगे राइट ऑफ री एंट्री, कब्जे को दोबारा हासिल करने का अधिकार। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको अपना मकान किराएदारी पे दिया, एक शर्त लगा के कि इस मकान में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, कि पता चले आप दीवार तोड़वाए दे रहे हैं, छत तोड़वाए दे रहे हैं, अपनी मर्जी से उसके अंदर ऑल्टरेशन कर रहे हैं, या हमने कोई शर्त रख दिया कि आप उसके अंदर कोई कुआं नहीं खोदेंगे, कोई टैंक नहीं बनाएंगे, और आपने वो परिवर्तन कर दिया। अब टेनेंसी के दौरान ही मेरे पास पावर होगा कि हम उस टेनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब टर्मिनेट करने के बाद उसका कब्जा हासिल करने को बोलते हैं राइट ऑफ री एंट्री, क्योंकि आपको जो हमने शर्त लगाई थी आपने शर्त तोड़ दिया। तो ये कह रहा है आ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन, जो कंडीशन हमने लगाई थी आपको देके आपने उसको तोड़ दिया, सब्सीक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। आप समझिएगा, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री, सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री को, ये जो अधिकार है उसमें एंट्री करने का, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसी मकान को हम उठा के एज अ पूरा मकान किसी को बेच दें, तो यहां पे तो देखिए दो चीज हुई ना, एक तो मकान के अंदर इंटरेस्ट और एक तो राइट ऑफ री एंट्री। एक मकान के अंदर पूरा का पूरा मकान ही हमने किसी को दे दिया और एक राइट ऑफ री इंटरेस्ट। अगर हम राइट ऑफ री इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये नहीं होगी, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री, राइट टू टेक द पोजीशन। लेकिन अगर उसके साथ साथ इंटरेस्ट, ओनरशिप, पूरी प्रॉपर्टी ही एज अ होल ट्रांसफर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके पास राइट ऑफ री एंट्री भी चला जाएगा, तो उस केस में राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद तीसरा, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ईजमेंट के ऊपर हमने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाई है, ईजमेंट अंडर द इंडियन ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट को हिंदी में कहते हैं शायद सुखाचार। ईजमेंट होता क्या है कि देखिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ईजमेंट के बारे में। ईजमेंट का मतलब होता है, जैसे ईजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, राइट ऑफ वे,
राइट ऑफ वाटर, ठीक है, राइट ऑफ लाइट, ये सब ईजमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मकान है, ठीक है, और ये मेरे पड़ोसी का मकान है। मेरे घर पे जाने के लिए सिर्फ एक ये रास्ता है। देखिए ये मेरा मकान है, ये मेरे पड़ोसी का मकान है, रास्ता आने का सिर्फ एक ये है, ठीक। अब ये जो एरिया था ये असल में मेरे पड़ोसी का ही था, लेकिन हम अपने लैंड को, अपने मकान को एंजॉय ही नहीं कर सकते थे अगर हमें रास्ता ही नहीं मिलता तो इसके जमीन से हमें एक रास्ता मिला, ठीक, ठीक है। अब ये रास्ता जो है ये इस मकान से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी को ये मकान बेचेंगे और रास्ता नहीं देंगे, कितना भी अच्छा आपने मकान बनवाया होगा, कितना भी खूबसूरत होगा, वो आदमी लेके क्या करेगा, कहेगा भाई उसमें तो जाने का कहीं से रास्ता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको मकान बेचेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास, ये जो रास्ता है, ये जो जमीन आपको दिख रही है, बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब ये जो एरिया आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, ये आपको अपने मकान को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करने के लिए ही तो मिल रहा है किसी दूसरे के लैंड में, तो इसी को ईजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसको एंजॉय करने के लिए हमें ये रास्ता मिल रहा है तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट हेरिटेज। और ये जो एरिया जिसके ऊपर हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसके ऊपर से आ रहे हैं, इसको बोलेंगे सर्विएंट हेरिटेज। इसको बोलेंगे सर्विएंट हेरिटेज। तो आप जब इसको ट्रांसफर करेंगे बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईजमेंट क्या होता है, तो ये एक तरीके से आपके लिए ईजमेंट है। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट में। अब ये क्या कहना चाह रहा है, एन ईजमेंट, ईजमेंट याद करिए क्या था, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। जो ईजमेंट, जो रास्ता मिला था उसके मकान, उसके लैंड से आने का, जो पड़ोसी था उसके लैंड से आने का, ये कह रहा है उस रास्ते को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपने मकान के अलैदा। उस एग्जाम्पल के अनुसार ये कह रहा है उस ईजमेंट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपने मकान के अलैदा। डोमिनेंट हेरिटेज क्या था, जो मेरा मकान था, तो इसका कहने का मतलब है कि आप ईजमेंट को उस मकान के अलैदा ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस केस में ईजमेंट ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे आप डोमिनेंट हेरिटेज ही ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम अपना मकान ही किसी को उठा के बेच दें तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से ईजमेंट भी चला जाएगा जो रास्ता था आने का, ठीक है। ये मेनली ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, ये क्रिएशन ऑफ ईजमेंट या रिलिंक्विशमेंट ऑफ ईजमेंट की जो सर्विएंट हेरिटेज है उसी को हम रिलिंक्विश कर दें, छोड़ दें। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred। restricted interest इसको बोलते हैं, ये क्लॉज डी है, restricted interest। इसका कहने का मतलब है जो आपके लिए पर्सनली ट्रांसफर करी गई, पर्सनली रिस्ट्रिक्टेड है आपके लिए। पर्सनली किस तरह के केस में रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि वक्फ में किसी को मुतवल्ली बना दिया गया या मठ में किसी को महंत बना दिया गया, तो वो ऑफिस उसी तक तो रिस्ट्रिक्टेड है ना। या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपको ट्रांसफर करा गया कि इस काम के लिए आपको ट्रांसफर करी जा रही है। अब आप सोचें कि चलो कुछ दिन के लिए तो अपने पास आई गई है, अब आप उठा के किसी और को ट्रांसफर कर दें, तो ये चीज नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से ट्रस्ट का केस भी हो सकता है। आपको मैं अपने प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्टी बनाता हूं, अब हमने आपको देखा होगा, आपके ऊपर भरोसा करते होंगे, कुछ आपके अंदर समझा होगा तभी आपको दिया, आप उठा के किसी और को ट्रांसफर कर दें, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है इसके सेक्शन 6D द्वारा। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। अ राइट, अगर किसी के पास राइट है सामने वाले से मेंटेनेंस लेने का, ठीक है। अब अगर वो फ्यूचर मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, a right to future maintenance in whatsoever manner। whatsoever manner मतलब कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो कि हम आपको मेंटेन करेंगे, तो ये एक तरीके का पर्सनल राइट होता है।
जैसे भी हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा कि वो पर्सनल राइट है, आपके लिए क्रिएट किया गया है। तो अब राइट टू रिसीव फ्यूचर मेंटेनेंस, तो ये एक तरीके से पर्सनल राइट है। अब किस तरीके से अराइज हुआ, चाहे जिस तरीके से अराइज हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ, कोर्ट के डिक्री द्वारा हुआ हो, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है फ्यूचर की। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस यानी अगर अभी मेंटेनेंस ड्यू हो चुका है, एरियाज हो चुका है, तो अगर मेंटेनेंस की डिग्री है तो वो असाइनेबल होगी, वो ट्रांसफर हो सकती है। कौन से मेंटेनेंस, जो ड्यू हो चुका है, एरियाज हो चुका है, बकाया हो चुका है। ये बात कर रहा है असल में फ्यूचर की। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मेयर राइट टू सू का मतलब होता है मुकदमा दायर करने का अधिकार। मुकदमा दायर करने का अधिकार जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। देखिए, अब मुकदमा जो है, जैसे मान लीजिए कि एक सर्टेन सम के लिए हो सकता है, एक अनसर्टेन सम के लिए हो सकता है। इस बात को समझिएगा, सर्टेन और अनसर्टेन में क्या फर्क होता है। सर्टेन सम 100 रुपए आपके पास बकाया है, सर्टेन है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए पता है। अनसर्टेन 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ये अनसर्टेन हो गया। तो सीधा सा आप प्रिंसिपल समझ लीजिए कि अगर अनसर्टेन ऑफ मनी को लेके कोई आप सूट फाइल करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अनसर्टेन होना चाहिए वहां पे चीज अनसर्टेन। जैसे टॉर्ट का केस हो गया, डैमेजेस वसूलना। अब डैमेजेस को इंसान 50,000 भी ले सकता है, 1 लाख भी ले सकता है। कोर्ट को नहीं लगता इतना डैमेजेस नहीं है, कोर्ट 30,000 अवॉइड कर दे, 70,000 अवॉइड कर दे, अनसर्टेन है। तो ये मेयर राइट टू सू है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से टॉर्ट का केस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के केस हो गया, तो ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। देखिए, राइट टू सू फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, राइट टू सू अगर सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए, तो ये तो एक एक्शनेबल क्लेम हो गया जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। बट राइट टू सू फॉर अनसर्टेन और इनडेफिनेट सम ऑफ मनी ऑफ एनी अनसर्टेन सम ऑफ मनी इज नॉन ट्रांसफरेबल। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में हम आपसे डैमेजेस वसूलना चाहते हैं। अब डैमेजेस वसूलना भी अनसर्टेन हो सकता है अगर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, फिक्स नहीं है कितना है। तो अगर हमें वो आपसे वसूलना है तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। अब मान लीजिए कि वो हो सकता है मेरे कोई बिजनेस से जुड़ा हो, कोई सामान से रिलेटेड हो कि कोई सामान आपको हमें देना था। अगर वो एज अ सामान, एज अ बिजनेस ही हम उठा के पूरा किसी को ट्रांसफर कर दें, तो जिसके पास वो चीज जाएगी उसके पास ये राइट भी चली जाएगी, राइट टू सू। तो उस केस में ये ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज उस पूरी चीज से अलहदा अगर सिर्फ मुकदमा दायर करने के अधिकार को ट्रांसफर करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर whether before or after it has become payable। जो पब्लिक ऑफिस होता है, किसी इंसान को पब्लिक ऑफिस दिया जाता है, जैसे पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको कोई ऑफिस दिया गया है कि भाई ये ऑफिस तुम होल्ड करोगे और इसमें तुम अपनी ड्यूटी दो, और वो उठा के किसी और ही को दे दें, तो ये चीज़ वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और कैन नॉट बी ट्रांसफर नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेबल। जी है, स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स and the government and political pensions can not be transferred। जो स्टाइपेंड्स, पेंशन वगैरह, कोई पास्ट की सर्विस किसी ने करी हुई है, कोई फ्रीडम फाइटर है जिनको सरकार कुछ दे रही है, कुछ पैसा दे रही है, उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो स्टाइपेंड्स हैं वो दिए गए हैं किसी मिलिट्री को, नेवल को, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर्स हो गए ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस cannot be transferred। No transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of the interest। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई ट्रांसफर आप नहीं कर सकते insofar as it is opposed to the nature of the interest affected thereby। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिस पे सभी का अधिकार होता है, हवा, पानी, धूप। अब मान लीजिए कि हमने आपको बताया था जब हमने वाला टॉपिक कवर किया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है,
जब हम आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, कोई लैंड देते हैं, तो उस लैंड के ऊपर का जो स्पेस है, जो उसके ऊपर हवा है, वो भी आप ही की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप सोचें कि ऊपर का स्पेस किसी और को दे दें, लैंड अपने पास रखें, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल है। दूसरा, और एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे आप सौदा कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसका मकसद, उद्देश्य जो है वो गलत है, फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है। कोई आप प्रॉपर्टी किसी को दें कि वहां पे कोई इंसान किसी दूसरों को ला के पिटाई करे उनकी, या वो ऐसे काम के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए सरकार लाइसेंस देती है, वो बिना लाइसेंस के काम करे, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगी, वो वॉइड हो जाएगा ट्रांसफर करना। अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ट्रांसफर्ड, या किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हो जो पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाई है। अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ट्रांसफरी, वो लोग जिनको आप प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर सकते। जैसे टीपीए के सेक्शन 136 के अंदर बताया गया है कि जैसे जजेस हो गए, आप उनको जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या चीज है, एक्शनेबल क्लेम के अंदर कोई इंटरेस्ट, अगर एक्शनेबल क्लेम के अलग कोई चीज है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं आप। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू ऑथोराइज अ टीनेंट, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी टीनेंट को, जिसके पास एक अनट्रांसफरेबल राइट है, जब उसके पास राइट ही अनट्रांसफरेबल है ऑक्यूपेंसी की, अगर उसके पास अनट्रांसफरेबल राइट है ऑक्यूपेंसी की, या जो फार्मर है of an estate in respect of which a default has been made in paying revenue, और the lessee of an estate, या कोई lessee estate का, under the management of a court of wards assign his interest such tenant, farmer और lessee। तो यानी ये भी नॉन ट्रांसफरेबल है। क्या क्या चीजें आ गई इसके अंदर, बस अनट्रांसफरेबल राइट है कि वो ट्रांसफर करे, या कोई फॉर्मर ऑफ एन स्टेट जिसके रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट हुआ है रेवेन्यू पे करने में, या लेसी ऑफ एन स्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स टू असाइन हिज इंटरेस्ट एज सच टीनेंट, फॉर्मर और लेसी। और कोई पॉइंट बचा है इसके अंदर? अब इस पॉइंट का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अपने एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कानून बना लिए। आई होप कि आपको ये सेक्शन 6 कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और हैव अ गुड डे एवरीवन, see you in a next video.